Hey, good morning everybody. This is Mr. Kundan Singh Sohan. Welcome back on my channel Argument Classes with Kundan सर. बच्चों मैंने लास्ट सेशन में सेशन किया था वो पार्ट फर्स्ट था प्रोनाउन का. प्रोनाउन के इसके पहले मैंने 11 रूल्स तक रूल नंबर 11 तक मैंने कंप्लीट कर रखे थे. ये 12 नंबर है रूल्स. ये भी प्रोनाउन ही चल रहा है. ये 2 पार्ट हैं प्रोनाउन के. 2 घंटे की वीडियोस मैंने पहले ही बना रखी है. पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकेंड है बच्चों. तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो ये 12 नंबर है रूल्स. इसमें क्या है देखिए, विच इज़ यूज्ड. क्या यूज किया जाता है? विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु के बदले क्या यूज किया जाएगा? विच. किस कब? व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ चॉइस बिटवीन 2 और मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन. जब 2 या 2 से अधिक लोगों में, वस्तुओं में चुनने की बात की जाए, सिलेक्शन करने की बात की जाए, चॉइस की बात की जाए, तो हु यूज नहीं करेंगे, विच यूज करेंगे. इसके पीछे मैं पूरी कहानी बता देता हूँ आपको. चलिए देखिए, समझिए. ये है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड. अंडरस्टूड गाइस? रिलेटिव प्रोनाउन जब आप पढ़ते हो तो, या फिर इंट्रोगेटिव पढ़ते हो, देखो जनरली हम हु का यूज़, हुम का यूज़ और हुज का यूज़ अलग अलग केसों में पर्सन्स के लिए करते हैं. किसके लिए? व्यक्ति के लिए, पर्सन्स के लिए. अंडरस्टूड गाइस? ये पर्सन्स के लिए ये यूज करते हैं. हु कब यूज होता है बच्चों? हु यूज किया जाता है सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में. होम कब यूज किया जाता है? जब ऑब्जेक्ट की बात की जाए, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए. अंडरस्टूड? तो होम यूज करते हैं. हुज कब यूज करते हैं? हुज के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा नाउन आता है. अंडरस्टूड? और ये कौन सा केस होता है? ये होता है बच्चों पोजेसिव केस. अंडरस्टूड गाइस? ये कहलाता है पोजेसिव केस. तो ये जनरल रूल्स है. इसके बारे में मैं थोड़ा और समझा भी देता हूँ अच्छे से आपको. 1 मिनट, लेट मी इरेज इट. ओके, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा. मैं पूरा चीज़ें सही से समझा देता हूँ. देखिए, बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से. हु सब्जेक्ट के लिए करते हैं, मतलब कि आपको कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति होगा, सब्जेक्ट होगा, तो हु यूज करेंगे, है ना. हु टीचेस यू इंग्लिश. हु टीचेस यू इंग्लिश. अंडरस्टूड? ये और क्वेश्चन मार्क लगेगा. अगर हु सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है ना. हुज फादर. देखिए, हुज जब भी यूज किया जाएगा तो हुज के बाद क्या यूज किया जाता है? नाउन यूज किया जाता है. हुज फादर इज कमिंग टुडे. आज किसके पिताजी आ रहे हैं? अंडरस्टूड? क्वेश्चन मार्क. अब हुज के बाद नाउन आया है. ये किस लिए? किसके पिताजी, यानी ये कोई व्यक्ति होगा, तो ये पोजेशन, अधिकार बताने के लिए, है ना, किसके पिताजी आ रहे हैं. और होम का यूज किया जाता है टू होम डू यू टीच. आप किसको पढ़ा रहे हो. जब ऑब्जेक्ट की बात की जाए, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए, पढ़ाने वाले आप हो. जैसे देखिए, टू होम डू यू टीच. अंडरस्टूड गाइस? टीच क्वेश्चन मार्क. तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया है. कैसे? पढ़ाने वाला व्यक्ति ये है, सेंटेंस में सब्जेक्ट ये है, एक्शन ये है, मतलब वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है. अंडरस्टूड? एच वी. तो बचा क्या आपका? किसी न किसी व्यक्ति को पढ़ा रहा है ना. तो जो पढ़ रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है. अंडरस्टूड गाइस? तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए टू होम यूज करते हैं. ये तो हो गया जनरल केस कि इनका पर्सन्स के लिए, और ये सभी व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं, है ना. अगर वस्तु हो, कौन सी किताब तुम्हें ज़्यादा पसंद है? विच यूज करेंगे. वस्तु के लिए हु यूज कर नहीं करेंगे, ना ही हुम यूज करेंगे. कौन सी किताब, है ना. विच बुक डू यू लाइक मोस्ट. सबसे ज़्यादा पसंद तुम किस किताब को करते हो? लाइक मोस्ट क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टूड? विच का यूज किसके लिए किया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में भी किया जाता है और सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है ना. किसके लिए? चाहे वो एनिमल हो, ध्यान रखिएगा, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग. अंडरस्टूड गाइस? मतलब कि कोई निर्जीव वस्तु हो, तो इसके लिए विच का यूज किया जाता है जनरली, है ना, सामान्य रूप से. तो ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया जनरल केसेस में. लेकिन देखो, हु ब्रोक दिस दिस ग्लास. ये ग्लास किसने तोड़ा?
हु ब्रोक दिस ग्लास, सही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग में से किसने तोड़ा, तो हु यूज नहीं किया जाएगा, और वही रूल यहाँ पे बताया गया है। अब ये एक रूल समझाने के लिए आपको पूरी की पूरी चीज़ें पहले समझाया हूँ, तो देखिएगा ध्यान से। अगर अगर ये सेंटेंस में ऐसे आ जाए, किसने तोड़ा, ये था, तो अगर ऐसे हो जाए कि हु ऑफ द सर्वेंट्स हैज़ ब्रोकन द ग्लास, ग्लास को कौन से सर्वेंट ने तोड़ा था। अब हु नहीं होगा बच्चों, ये ज़्यादा है, इनमें से किसी एक की बात कर रहा है, तो विच ऑफ द सर्वेंट्स यूज किया जाएगा। समझ में आ गया, यही है रूल। इसके कहने का मतलब यही है कि जब सिलेक्शन की चॉइस की बात की जाए, ज़्यादा में से, है ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उनमें से अगर चॉइस की बात की जाए, किसी एक की बात की जाए, तो हु का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि क्या यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं, यही है। अब देखिए इसमें बोला जाएगा ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों बहनों में से हु इज़ मोर इंटेलिजेंट, अब दोनों में से एक का सिलेक्शन करते हैं, विच इज़, है ना, विच यूज किया जाएगा। हु इज़ योर फादर इन द क्राउड, विच यूज किया जाएगा, विच इज़ योर फादर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, हु इज़ बेटर ऑफ द टू, विच इज़, ये सुनने में तो अच्छा ये भी लगता है हु इज़ बेटर, लेकिन ये जब सिलेक्शन की बात की जाए, दो या दो से अधिक लोगों में से बात की जाए, तो ध्यान रखिएगा विच यूज करेंगे, तब हु का यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये बोला जाए कि सबसे अच्छा कौन है, हु इज़ द बेस्ट वन, सही है सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा दो, सही है, क्योंकि इसी के बारे में सीधे बात की गई है। एक कुछ लोगों को इसमें इंडिकेट करके उनमें से सिलेक्शन की बात तो कहा नहीं है ये। अंडरस्टूड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अपन। पॉजेसिव केस, ये मैंने पहले पढ़ा दिया। पॉजेसिव केस, वी डोंट यूज नाउन आफ्टर पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। इसके कहने का मतलब है, रूल क्या है कि पॉजेसिव केस, प्रोनाउन का पॉजेसिव केस बोल रहा है ये। प्रोनाउन का पॉजेसिव केस क्या होता है बच्चों, माइन होता है आई का, यू का योर्स होता है, अवर का अवर्स होता है, एस लगता है, हिज सेम रहता है, इट्स सेम रहता है, हर का हर्स यूज किया जाता है, देयर का देयर्स यूज किया जाता है। पॉजेसिव केस के साथ नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, वी डोंट यूज़। अब इन वर्ड के साथ कभी भी नाउन, ध्यान देना, नहीं आएगा अगर ये पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए गए हैं, तो इन दोनों को छोड़ करके, क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव भी हैं और प्रोनाउन भी हैं, तो इनके साथ आ सकता है। अंडरस्टूड, इन दोनों के साथ आ सकता है, इनके साथ नहीं आएगा। अंडरस्टूड, तो यही है रूल और कुछ नहीं है। जैसे अभी मैं एक दो क्वेश्चंस है ना, योर ब्रदर इज मोर हैंडसम देन माइन ब्रदर। अंडरस्टूड, ये एग्जाम्पल है, तुम्हारा भाई मेरे भाई से ज़्यादा हैंडसम है। तो बच्चों ये माइन क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब रूल क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ हम किसी नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। अगर ये वर्ड पॉजेसिव प्रोनाउन ना होकर के अगर माई होता, तो इसके साथ ब्रदर यूज़ किया जा सकता है। अंडरस्टूड, इसके साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन माइन के साथ नहीं किया जाएगा। गॉट इट, रफ कर देता हूँ बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रिलेशन विद द वर्ब ऑफ द एडजेक्टिव क्लॉज। हु इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव क्लॉज का, एंड whom इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन एडजेक्टिव क्लॉज। इस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसके कहने का मतलब है, जो अभी मैंने इसके जस्ट पहले पढ़ाया, हु और whom, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ा रहा हूँ, हुज। तो हुज को फिलहाल इग्नोर करिए, अभी इन दोनों पे बात करते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और ये यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन किसके, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन कब होता है, एक सेंटेंस यहाँ पे होगा और एक सेंटेंस यहाँ पे होगा, दोनों के बीच में जो रिलेशन बताएगा, यहाँ पे WH वर्ड हु या whom। अंडरस्टूड, ये यूज किया जाता है इसके बीच में। तो ये किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस, ये एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है, इस सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है। इस सेंटेंस में जो वर्ब है, अगर वर्ब के सब्जेक्ट की ज़रूरत है बच्चों, यहाँ पे वर्ब का सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम हु यूज करेंगे। अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को होम यूज करेंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। अब ये रफ कर दूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन बोला,
दिस इज द मैन, MAN, whom has qualified semi-final ऑफ बॉक्सिंग मैच का सेमीफाइनल बॉक्सिंग मैच। देखिए ये बोला जा रहा है कि एक चीज़ बताइए बच्चों, ये सेंटेंस एक है, ये जो व्यक्ति है इसी के बारे में आगे इस सेंटेंस में बात कही जा रही है, मतलब इस व्यक्ति का रिलेशन है इस सेंटेंस में। अंडरस्टूड? इसको बोलते क्या है इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर की लैंग्वेज में इसको, है ना, जो व्यक्ति इसको अफेक्ट करता है इस वाले सेंटेंस को, इस एडजेक्टिव क्लास को, उसको हम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में एंटीसीडेंट। कभी कभी रूल में यूज किया जाएगा कि एंटीसीडेंट ऐसा होगा, एंटीसीडेंट वैसा होगा, तो आप समझ जाइएगा एंटीसीडेंट का मतलब किसकी बात कही जा रही है। अंडरस्टूड गाइस? तो अभी फ़िलहाल मैं इसको चलिए रफ नहीं करूँगा, तो इसको अभी इग्नोर करिए। यही रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन ये सही है कि गलत है, इस क्लॉज से हम देखेंगे। इस क्लॉज में क्या क्या यूज किया गया है। ये है वर्ब। क्या है? वर्ब सेक्शन। वर्ब तो दिया गया है, क्वालिफाई किया, तो क्या क्वालिफाई किया? ये है ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? कहाँ पे किया है ना, किस, है ना, सेमीफाइनल, किसका सेमीफाइनल? वो बॉक्सिंग मैच का। अंडरस्टूड? तो इसमें वर्ब तो दिया है, किस चीज़ पे काम किया वो भी दिया है, लेकिन इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है इसका कोई कौन सी चीज़ मिसिंग है? मिसिंग है इसका सब्जेक्ट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो होम यूज किया गया है ये गलत है, क्योंकि होम का यूज़ तो मैंने बताया है आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। अंडरस्टूड? तो हु का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के लिए। अब इस सेंटेंस में इसके बाद वाले जो ये क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें जो चीज़ मिसिंग होती है, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल सा ये रूल है, बहुत ही सिंपल, लेकिन इसको अगर आपको समझ नहीं आता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो समझ में आ गया? तो यहाँ पे होम यूज नहीं किया जाएगा, हु यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब तो दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। अंडरस्टूड? लेकिन किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बेसिक हमको क्या चाहिए? किसी भी सेंटेंस में कोई सेंटेंस लिखना है तो हमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। तो वर्ब दिया है तो सब्जेक्ट तो है नहीं, अब सब्जेक्ट नहीं है तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे, है ना, उसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। ध्यान रखिएगा। 1 मिनट। तो यही कहने का इसका मतलब। अब मान लीजिए मैं ये कहता हूँ, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दीज आर द स्टूडेंट्स, दीज आर द स्टूडेंट्स, हु आई यूज्ड टू टीच इन द पैरामाउंट कोचिंग। अंडरस्टूड? दीज आर द स्टूडेंट्स हु आई यूज्ड। अब यूज्ड टू टीच ये क्या है बच्चों? ये पूरा एक वर्ब सेक्शन है, आदत को बताने वाला ये वर्ब है सेक्शन है। पढ़ाता था, कहाँ पे पढ़ाता था? पैरामाउंट कोचिंग में पढ़ाता था। कौन पढ़ाता था? मैं। मतलब सब्जेक्ट भी दिया है, वर्ब भी दिया है इसमें, और प्लेस तो चलो ये तो एडिशनल है ना, अदर वर्ड में आता है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये दिया है। मतलब बेसिक चीज़ क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब दिया है, यानी ज़रूरत किस चीज़ की है? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यानी यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये नहीं रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा होम, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा रूल है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब देखिए एक दो एग्जांपल और देता हूँ थोड़ा सा ढंग का। दिस इज द लेडी whom everyone thinks has committed the crime चलो इतना ही, कमिटेड द क्राइम। अब इस सेंटेंस में ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सही है कि गलत है, इसको चेक कर लेते हैं।
इसके बाद वाला सेंटेंस, एवरीवन दिया है, सब्जेक्ट दिया है, इसका वर्ब दिया है, कंप्लीट सेंटेंस। ये फिर एक वर्ब दे दिया है, क्या कमिट किया है, क्राइम कमिट किया है, ये ऑब्जेक्ट दिया है। लेकिन एक सेंटेंस तो पूरा कंप्लीट दिया है, लेकिन दूसरा सेंटेंस में वर्ब दिया है और ऑब्जेक्ट दे दिया है, मतलब कि इसका सब्जेक्ट नहीं है। तो ये लेडी क्या है, ये लेडी इसका सब्जेक्ट है, तो रिलेटिव प्रोनाउन किस फॉर्म में यूज किया जाएगा, सब्जेक्टिव केस में हु यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? तो इन चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ, द यूज़ ऑफ बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हालांकि ये आता नहीं है बट ये जानना ज़रूरी है। देखिए, बट एक नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। देयर वॉज नन, है ना, देयर वॉज नन बट वेप्ट। बट का जो मीनिंग होता है बच्चों, है ना, हु और विच दोनों के सेंस में होता है। इसका जो मीनिंग होता है वो हु का मतलब व्यक्ति हो गया, विच का मतलब एनिमल्स हो गया या फिर कोई वस्तु हो गया, ये दोनों की मीनिंग से रखता है बट। अंडरस्टूड? तो कभी अगर बट आ जाए तो इसको एरर मत समझ लेना आप, है ना, ये कभी एरर समझ करके आप इस पे गलती कर दो। देयर वॉज नन, कोई नहीं था, बट वेप्ट, जिसने रोया नहीं, है ना, ऐसा कोई नहीं था जो रोया नहीं। अंडरस्टूड गाइस? तो यहाँ पे जो बट का सेंस है ना, हु डिड नॉट वीव के सेंस में। देखो, द यूज ऑफ बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। देयर इज नो कंट्री, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो करप्ट नहीं है, बट इज करप्ट। देयर इज नो कंट्री बट इज करप्ट। थोड़ा आपको लगेगा ऑड, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो मीनिंग रखता है हु के साथ नेगेटिव और विच के साथ भी नेगेटिव की मीनिंग रखता है। अंडरस्टूड गाइस? हालांकि वैसे आज तक कभी क्वेश्चंस वगैरह इसके बेसिस पे पूछे नहीं गए हैं, बट सेंटेंस में कहीं यूज हो जाता है तो आप इसको एरर मत समझ लीजिएगा। कई सेंटेंस में नो एरर होता है और बच्चे ज़बरदस्ती उसमें एरर निकाल के आ जाते हैं। अंडरस्टूड? चलिए क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15 रूल क्या है, द यूज़ ऑफ बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये तो हो गया जी, यही वही वाला था। नेक्स्ट जो है 16, द यूज़ ऑफ सेम एज अ प्रोनाउन इज रॉन्ग। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब द सेम वर्ड होता है, सेम, ये डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड तो है, डिमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। और जब प्रोनाउन नहीं है ये डिमोन्स्ट्रेटिव, तो ये डायरेक्ट सब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन ही तो सब्जेक्ट। देखो, नाउन और प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का रूप लेते हैं, है ना, नाउन और प्रोनाउन ही सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो यानी जब ये एडजेक्टिव है तो ये अकेले सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता। और एडजेक्टिव है तो ध्यान रखिएगा कि इसके साथ फिर कोई नाउन आना जरूरी है, तब जाकर के ये सब्जेक्ट वगैरह बन सकता है। तो एग्जाम्पल इसके देखते हैं कि इसमें क्या गलती है। आई शैल गिव यू अ बुक, मैं तुमको एक किताब दूंगा, बट द सेम इज़ वेरी यूजफुल, वह बहुत ही यूजफुल हो है। ये द सेम को हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख सकते, इज़ का सब्जेक्ट नहीं है। किताब जो है, इस किताब के, देखिए किताब निर्जीव वस्तु है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, इट यूज करेंगे। समझ में आया? कोई भी निर्जीव वस्तु हो या ऐसा कोई जेंडर हो जिसका सेक्स मेंशन नहीं हो कि मेल है कि फीमेल, उसके लिए भी इट यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा इट किसके किसके लिए यूज करते हैं। पहला, इट न्यूटर जेंडर के लिए। दूसरा, इट का यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तीसरा, इट का यूज करते हैं ये सिंगुलर फॉर्म में, सब जगह सिंगुलर फॉर्म। तीसरा, इट का यूज एनिमल्स के लिए करते हैं। चौथा, इट का यूज तब करते हैं व्हेन यू आर अनेबल टू डिफाइन द सेक्स। अंडरस्टूड? जब आप किसी का मेल है या फीमेल है व्यक्ति, ये डिफाइन नहीं कर पाते हो, ऐसे छोटे से बच्चा या कोई बेबी है ना, तो भी हम इट का यूज करते हैं। अंडरस्टूड गाइस? इट और दिस में क्या डिफरेंस है ये आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आगे इस पे समझिए कि इट और दिस में क्या डिफरेंस होता है। देखो, हिंदी में तो दोनों का मतलब ये होता है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा हिंदी से ग्रामर पढ़े हो। दिस जो है बच्चों, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पहले चीज़, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना, ये डिमोन्स्ट्रेटिव है। डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब किसी को इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, चीज़ें नज़दीक हैं, पास में है, सिंगुलर है तो दिस का यूज करेंगे। किसी को इंट्रोड्यूस करना है तो दिस को यूज करेंगे। लेकिन इट जो है ये क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हो गया कि ये एक सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई नाउन यूज किया है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, निर्जीव है, और इसके सब्स्टिट्यूट हमें इस सेंटेंस में कहीं लिखना है, तो क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, दिस यूज नहीं करेंगे हम। सब्स्टिट्यूट होता है पर्सनल प्रोनाउन, मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर जेंडर में इट यूज किया जाता है। और दिस का यूज किया जाता है, दिस और दैट का डिमोन्स्ट्रेटिव के लिए, जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अंडरस्टूड?
जैसे दिस इज़ माई ब्रदर, मैं मान लो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ किसी के सामने कि मैं अपने भाई को, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं दिस इज़ माई ब्रदर, है ना। अब ये नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि इट इज़ माई ब्रदर। अंडरस्टूड गाइस? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं तो दोनों का सेंस बदल जाएगा। देखो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन, ये सेकंड, ही बॉट अ हाउस, हाउस खरीदा, एंड इज लिविंग इन द सेम, ऑन लिविंग इन सेम नहीं होगा, इन इट, क्योंकि इस हाउस के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, द सेम यूज नहीं करेंगे। क्यों? इन के बाद, इन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, एक ऑब्जेक्टिव केस, और मैंने आपको बताया कि द सेम जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है ही, एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन तो है ही नहीं, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज करोगे आप, नहीं यूज कर सकते, ये हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ये कोई ज़्यादा इतना यूज़फुल नहीं है, बट आपको सेंस समझा देता हूँ। ये 17 नंबर, रूल नंबर 17, व्हाट इज़ यूज्ड विदाउट एन एंटीसीडेंट एंड इट रेफर्स टू थिंग्स ओनली। ये सिर्फ अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, रिलेशंस बताने हैं, और उसका एंटीसीडेंट नहीं दिया गया है ना, एंटीसीडेंट का मतलब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम हु और विच को यूज नहीं करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्या यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? देखिए आपको एग्जाम्पल तक समझा देता हूँ मैं। इट इज़ इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय है, क्या है विश्वसनीय, बताया नहीं है ना, ये एक सेंटेंस दिया। व्हाट सी सेड, जो उसने कहा, अब यहाँ पे विच सी सेड यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखिएगा व्हाट का यूज करेंगे, क्योंकि इस रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस के बीच में है ना, रिलेशंस बता रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, लेकिन व्हाट आएगा, विच या हु नहीं आएगा। हु तो तब होता है जब व्यक्ति होता है, इस सेंटेंस में व्यक्ति का यूज किया गया होता है तब हु होता है। अंडरस्टूड? मान लीजिए कहते हैं कि दिस इज द बॉय, है ना, हु हेल्प्ड मी, तब हु यूज किया जाएगा। अब कहते हैं दिस इज द बुक विच ही गेव मी ऑन माई बर्थडे, ये वही किताब है, या ये किताब है जो उसने मुझे दिया। अब किताब क्या है, एक एंटीसीडेंट है, कोई ना कोई वस्तु है, लेकिन ये एक सेंटेंस है, ये कोई वस्तु वगैरह एंटीसीडेंट तो है ही नहीं इसमें, तो हम सेंटेंस को जोड़ने के लिए फिर क्या यूज करेंगे, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, आई डोंट बिलीव इन द वर्ड्स, है ना, मैं उन शब्दों में विश्वास नहीं करता हूँ, व्हाट सी अटर्ड। अब देखो वर्ड्स यूज कर दिया गया ना, तो यहाँ पे व्हाट नहीं, विच सी अटर्ड, जो उसने बोला था। अंडरस्टूड गाइस? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्हाट यूज नहीं करेंगे, तब विच यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ड्स है, आई डोंट बिलीव इन द वर्ड्स। नेक्स्ट, आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से। अब देखिए इसमें वर्ड्स लिख दिया था, एक नाउन, तो ये एंटीसीडेंट बन गया इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में ये एंटीसीडेंट बन गया, तो व्हाट यूज नहीं करेंगे, विच यूज करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस देखिए, आई डोंट बिलीव इन, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, इन व्हाट यू से, उसमें जो तुम कहते हो। अब इन के बाद यहाँ पे कोई नाउन वगैरह कुछ आया नहीं है, जैसे वर्ड्स आ गया था, यहाँ पे कुछ नहीं आया है, तो व्हाट को ही क्या बना दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन बना दिया है। अंडरस्टूड गाइस? तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस करेक्ट है, इस सेंटेंस में गलती है। आई नो, मुझे पता है, विच यू से, व्हाट यू से होगा। देखो ये क्या है, एक सेंटेंस है, इसमें एंटीसीडेंट तो है ही नहीं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एंटीसीडेंट है ही नहीं, तो क्या करेंगे, जब एंटीसीडेंट नहीं है तो रिलेटिव प्रोनाउन अब पहले ही बता दिया गया है कि व्हाट का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? तो ये रहा बच्चों आप लोगों के सामने, प्रोनाउन पूरा कंप्लीट हो गया, और इसके पहले वाले सेशंस देख सकते हो, ये सेशंस देख सकते हो, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और थोड़े बहुत अगर कॉन्सेप्ट हैं कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने प्रोनाउन के बेसिस पे मोर देन 150 क्वेश्चंस करवा रखे हैं, मोर देन 150 क्वेश्चंस। अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रोनाउन के, और फिर 150 क्वेश्चंस भी कर लेते हो इनके, है ना, गारंटी बता रहा हूँ इस चैप्टर के बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा, इस चैप्टर का क्वेश्चंस इसके बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह से हर चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगा, चाहे वो इंग्लिश का कोई भी चैप्टर हो, और मैथमेटिक्स जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैथ्स भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा आपको, कि आपको एक स्टैंडर्ड फील होगा कि हाँ कुछ है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, फिर बाद में मुझे टाइम मिलेगा तो जीएस वगैरह भी पढ़ाऊँगा, या कुछ भी, देखो पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मैं पढ़ाते रहूँ तो साल भर तक पढ़ाता रहूँगा, ख़त्म नहीं होगी सिलेबस, है ना, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे, मोर देन 6000 वोकैबुलरी तो मेरे को ओरली याद है। चलिए आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। अब देखिए, आई बॉट द बुक्स, मैंने किताब खरीदा, एंड पुट इट इन द बैग, और उन किताब को बैग में रख दिया, यही कहने का मतलब है ना, पुट इट
इट नहीं होगा, इट तो सिंगुलर के लिए होता, किताब तो ज़्यादा खरीदा था, बुक्स है ना, तो ये पुट इट नहीं होगा, क्या होगा बच्चों यहाँ पे पुट देम इन द बैग। नेक्स्ट, सिविल सर्वेंट्स है ना शुड एक्विट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन। देखिए ध्यान रखिए, सिविल सर्वेंट शुड, एक्विट वर्ड आ गया है, मैंने इसके लिए रूल बताया था आप लोगों को, चलिए आपको उसके ऊपर लेके चलते हैं, रूल्स के ऊपर। तो मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ रूल्स के ऊपर, जो मैंने आपको फर्स्ट 1 मिनट फर्स्ट सेकेंड ही रूल शायद यही था। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने बताया था ना एक्विट वर्ड आया है। एक्विट वर्ड अगर वर्ब के रूप में यूज किया जाता है बच्चों, है ना, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंस का 1 मिनट, हाँ, एक्विट वर्ड आया है, एक्विट वर्ड के बाद एफिशिएंटली आया है एक एडवर्ब, फिर इन द सर्विस ऑफ ए कॉमन मैन, कॉमन मैन की सर्विस में, है ना, कॉमन मैन की तरह से, लेकिन इसमें कहीं ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो एक्विट के बाद हम क्या यूज करेंगे, सिविल सर्वेंट्स का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिविल सर्वेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है प्लूरल ना बच्चों, नाउन है ये प्लूरल के फॉर्म में, तो इसका क्या बनता है, देम सेल्व्स बनता है, देम सेल्व्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्व्स होगा, तो यहाँ पे एक्विट के बाद देम सेल्व्स यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, आपको रूल्स भी दिखाते चलूंगा साथ साथ में आप लोगों को, जो चीज़ें लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है। माई फादर ऑलवेज एडवाइसेज मी, मेरे पिताजी हमेशा एडवाइस देते हैं, है ना, दैट आई शुड कीप माई सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज, आई शुड कीप माई सेल्फ फ्रॉम, है ना, देखो कीप माई सेल्फ नहीं होगा, कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज, कीप अवे, है ना, या आई शुड बी अवे, या आई शुड कीप, माई सेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे। आपको अगर रूल्स दिखाएं 1 मिनट, देखिए कीप वर्ड जो यूज किया गया था, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है, तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिज सेल्फ, ये सब यूज़ नहीं किया जाएगा। 1 मिनट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन, हर चांस, हर अवसर का फ़ायदा उठाओ जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम पछताओ, इसके कहने का मतलब यही है। तो मैंने आपको बताया था कि अवेल जो वर्ड होता है, एक तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अब किसको बोला जा रहा है, तुम्हें बोला जा रहा है कि यू, तो यू इसमें तो छुपा हुआ है, यू तो है दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यू, यू उसमें छुपा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा यू योर सेल्फ, अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस, ऑफ एवरी चांस। अंडरस्टूड, ये पूरा कंप्लीट लिखा जाएगा बच्चों, दैट कम्स इन योर वे, जो तुम्हारे रास्ते में आते हैं। नेक्स्ट, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, है ना, अवेल के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, किसके किसके बीच में, तुम्हारे पिताजी के और उसके बीच में। तो बिटवीन क्या है बच्चों, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये दो ऑब्जेक्ट यूज किए गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा, हर होगा, सी नहीं होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इट वाज मोहन, मोहन या हर, इट वाज मोहन और हर हु केम हियर लास्ट नाइट केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर, वो मोहन या वो थी, है ना, जो लास्ट नाइट यहाँ पे आए और दरवाजा नॉक करते रहे, यही कहा जा रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि इट वो इज़ हो, चाहे वाज हो, चाहे विल भी हो, इसके बाद जो प्रोनाउन या नाउन यूज किया जाता है वो किस फॉर्म में होता है बच्चों, सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हर नहीं होगा, क्या होगा, शी यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड, वेरी गुड। लर्न इंग्लिश विद मी एंड स्कोर मोर देन 90% इन द कम्पिटेटिव एग्जाम्स, whether it is NDS, CDS और any competitive exams. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट, लेट, मैंने ये भी बताया रूल्स, लेट के बाद, एक्सेप्ट के बाद और लाइक के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन किस केस में होगा, कौन से फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो लेट रोहित तो दिया है, ये तो नाउन है, प्रोनाउन ये है शी, लेट रोहित एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट, जैसे वो करना चाहते हैं, है ना, रोहित और उसको काम वैसे ही करने दो जैसे वो करना चाहते हैं। देखिए सी यूज किया गया है, ये क्या है, शी एक सब्जेक्ट है, लेकिन हमने क्या कहा है, लेट, एक्सेप्ट और लाइक, है ना,
इनके बाद जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। नेक्स्ट, वॉज इट हिम हु गेव मनी टू बाई अ न्यू बुक्स, क्या यह वही था जिसने पैसे दिए नई किताब खरीदने के लिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वॉज क्या है, टू बी वर्ब है, मैंने बताया इज एम आर वाज वर, इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा ये हिम यूज किया गया है ना, ये क्या होगा, ही होगा, है ना, सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ही एंड माई सेल्फ अलोन विल कंप्लीट, वह और मैं अकेले काम खत्म करेंगे, है ना, बिकॉज वी डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ एनीवन, क्योंकि हम किसी और की हेल्प नहीं चाहते। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने एक रूल्स बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। तो ही तो चलो सही है, लेकिन माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और सेंटेंस में सब्जेक्ट में आया है, तो यहाँ पे माई सेल्फ नहीं होगा, ये क्या होगा, आई होगा। अंडरस्टूड। एक और चीज़, ये दो अलग अलग पर्सन्स हैं, है ना, तो ये भी ये चेक कर लीजिए क्या ये दोनों पर्सन्स जो यूज किए गए हैं ये सीक्वेंस इनका करेक्ट है। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 231, क्योंकि सिमिलर है वो, तो फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा और थर्ड पर्सन उसके पहले, तो थर्ड पर्सन ही है पहले है, आई बाद में है, यानी सेंटेंस में आई बाद में ही रहेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, यू आई ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली, तो देखो इसको क्या होगा, 1 मिनट, ये बोला जा रहा है सेकंड पर्सन पहले आया है, फर्स्ट पर्सन उसके बाद आया है, फिर थर्ड पर्सन है, लेकिन जब सिंगुलर आई और ही क्या है, सिंगुलर है, तो ये क्या होना चाहिए, 231 होना चाहिए। अगर ये प्लूरल होते तो 123 होता। तो 231 सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद, फिर आई सबसे लास्ट में, तो ये आई यहाँ पे नहीं होगा, ही के पास होगा, और ही जो होगा वो आई के पास होगा बच्चों, तब सही होगा सेंटेंस। सीक्वेंस गलत है। नेक्स्ट, इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्टी के साथ, दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स, हर प्रत्येक भाई, कुड गेट दियर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, कुड गेट, दियर नहीं होगा बच्चों, दियर यूज गलत है, यहाँ पे क्या होगा, ईच एवरी ईदर नीदर के लिए हम पॉजेसिव केस क्या यूज करते हैं, हिज या हर यूज करते हैं। तो भाई हैं ये, 1 मिनट, तो यहाँ पे हिज यूज किया जाएगा, अगर बहन होती तो हर यूज किया जाता, देयर नहीं यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, 12 नंबर, दे दैट हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड, क्या कहा जा रहा है कि वो जो पैसे और नाम के पीछे भागते हैं बाद में डिसअपॉइंट हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, कभी रिलेटिव प्रोनाउन, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है, मान लीजिए चाहे वो दैट हो, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ, दैट के रूल तो मैंने बताया नहीं, चलो आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने क्वेश्चन करवाते टाइम पे मैंने बता रखा है, दैट हो, हु हो या विच हो, इनके जस्ट बाद, है ना, अगर कोई वर्ब वगैरह नहीं है तो इनके जस्ट पहले, बाद नहीं, हम दे का यूज़ नहीं करेंगे। दे क्या, किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज का यूज, तो यहाँ पे दे नहीं होगा, क्या होगा, दोज दैट हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, आई एम सैड टू लर्न, मैं ये जानकर के दुखी हूँ कि यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट देयर मनी इन शेयर, तुम और तुम्हारे भाई ने अपने पैसे, अब देखिए सेकंड पर्सन आ गया है ये, और ये ब्रदर नाउन है, थर्ड पर्सन आ गया है। जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है तो ध्यान रखिएगा इनका जो पॉजेसिव केस यूज किया जाता है, पॉजेसिव केस वो क्या होगा, योर होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पे देयर का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा चीज़ ये भी है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 123 या 231, लेकिन यहाँ पे पैसे शेयर मार्केट में एक मिस्टेक हुई है ना, इनसे पैसे बर्बाद हो गए हैं, तो ये हमेशा ही 123 ही यूज किया जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। नेक्स्ट, बोथ के साथ मैंने बताया था, बोथ ही एज वेल एज आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाई न्यू मोटर बाइक, दोनों, वह और मैं दिल्ली जा रहे हैं नई मोटर बाइक लेने के लिए कल। तो मैंने बताया था कि बोथ के साथ हम कंजक्शन एज वेल एज यूज़ नहीं करते हैं, इसके जगह पे क्या यूज़ करते हैं बच्चों, एंड यूज किया जाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट, एक चीज़ ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए जब वन के साथ अगर ऐसे है, मान लीजिए दिस इज, अगर ओनली यूज कर दिया वन के साथ, ऑफ हर नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड,
मान लीजिए ये है, आगे टिल डेट वगैरह लिख लीजिए, टिल डेट ये है, ये ओनली वन यूज कर दिया है, यानी ये इम्फेसाइज किस पे कर रहा है, जोर इस पे दे रहा है, और ये क्या है, सिंगुलर है। अब आगे जो ये क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है, इसमें जो वर्ब यूज की जाएगी वो इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे हैव बीन नहीं होगा, क्या होगा, हैज़ बीन यूज किया। अगर ओनली यूज नहीं किया गया होता तो हैव बीन करेक्ट होता, तब इस पे इम्फेसाइज नहीं करते, तब इसका एंटीसीडेंट ये माना जाता नोवेल्स, और नोवेल्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होता। अंडरस्टूड गाइस? ये बहुत से बच्चों को जब मैं पैरामाउंट में पढ़ाता था, काफ़ी बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो यहाँ से बार बार आप चीज़ों को नेक्स्ट। तो अभी हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 1 मिनट, लेट मी चेक व्हाट इज टाइम। अभी है क्या क्वेश्चन और कुछ? हाँ, अभी और 7 क्वेश्चन है बच्चों, इनको भी कंप्लीट कर देता हूँ। विच वी सा सरप्राइज्ड ऑल एंड वन प्रेजेंट एट द फंक्शन। इसी कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हमने देखा सरप्राइज कर दिया है ना सभी को, जो भी फंक्शन में प्रेजेंट थे, मौजूद थे। तो विच यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि व्हाट यूज किया जाएगा, व्हाट वी सा, है ना, जो कुछ भी देखा, क्योंकि एंटीसीडेंट तो है ही नहीं। और मैंने बताया जब सेंटेंस में एंटीसीडेंट नहीं हो तो क्या यूज किया जाएगा, व्हाट। एंटीसीडेंट होता तो विच का यूज़ या हु का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। हु तब होता जब व्यक्ति होता, विच तब होता जब नॉन लिविंग थिंग्स होता या फिर कोई एनिमल होता है। यहाँ पे व्हाट वी सा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बच्चों, सी इज़ द वुमेन, वह औरत है, ये वह औरत है। हु आई नो, मैं जानता हूँ। यू कैन रिलाई अपॉन, सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है रिलाई अपॉन। रिलाई अपॉन का मतलब कि आप भरोसा कर सकते हो, किसी पे भरोसा कर सकते हो, उसका नाम नहीं दिया है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो हु के जगह पे क्या यूज किया जाएगा, होम यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, ये टोटली डिपेंड करता है इसके बाद वाला जो क्लॉज है पूरा, इसमें किस चीज़ की मिसिंग है। सब्जेक्ट है ये, इसका वर्ब है कंप्लीट सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है, इसका ये वर्ब है कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। तो यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3rd, डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति को रिस्पेक्ट मत करो। हु हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जो बड़ों के लिए रिस्पेक्ट नहीं रखता। ऐसी ध्यान दीजिएगा, द ओनली कभी यूज किया गया हो, द फ्यू, है ना, नथिंग, एनी वन, नो वन या नन, नो वन, द सेम, सच, सच, है ना, सच यूज किया गया हो। द ओनली हो गया, ये हो गया। या फिर कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, अभी मैं बताता हूँ ये रूल क्या है। सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया हो, या फिर एक पर्सन हो, पर्सन, और इसके साथ में कोई नॉन लिविंग या एनिमल हो। अगर किसी भी प्रिंसिपल क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब जहाँ पे ये देखो, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है ये क्लॉज होता है प्रिंसिपल, ये होता है सबऑर्डिनेट या एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो इसमें कहीं पे भी ध्यान रखिएगा, इसमें अगर इनमें से कोई चीज़ यूज की गई है तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, दैट यूज होता है। सच के साथ क्या यूज किया जाएगा, हु नहीं आता है, दैट आता है। नेक्स्ट है व्हेन वार्नड, है ना, ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ। स्टॉप के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं। ही स्टॉप्ड एट वंस, जब वार्न किया गया वह रुक गया, एक बार रुक गया। समझ में आ गया? मैंने रूल्स बताया था, ये वर्ड लिखवाए थे आपको कि स्टॉप के बाद, टर्न के बाद, क्वालिफाई के बाद, कीप के बाद, रेस्ट के बाद, बेथ के बाद, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर, ही इज़ द सेम मैन। अब द सेम आया है, मैंने इधर रूल में लिखवाया था द सेम आ जाए तो ही इज़ द सेम पर्सन हु वाज, दैट वाज होगा। दैट मैंने कहा था आपको कि ये वर्ड अगर इसमें प्रिंसिपल क्लॉज में यूज किए जाते हैं तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच नहीं होगा, क्या होगा, दैट होगा। अंडरस्टूड भाई? नेक्स्ट, द ओनली भी स्टार्टिंग में आ गया, द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज़ माई फ्रेंड। इकलौता आदमी है जो, है ना, पढ़ सकता है और इंग्लिश लिख सकता है, वो मेरा दोस्त है। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी हु नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, दैट आएगा। नेक्स्ट है द सरस्वती इज़ अ रिवर,
सरस्वती एक नदी है। हुज ओरिजिन हैज़ ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है बच्चों स्पेकुलेशन, अनुमान, है ना, एस्टिमेशन। नेक्स्ट देखिए आप, सरस्वती इज अ रिवर। हुज का यूज तो किया जाता है पॉजेसिव केस में, लेकिन किसके लिए? व्यक्ति के लिए। अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए ऑफ विच यूज किया जाता है। तो इसमें क्या यूज किया जाएगा? हुज ओरिजिन गलत है, ये होगा रिवर इज अ रिवर के बाद होगा द ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ विच हैज़ ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंजेक्चर, ये यूज किया जाएगा। तो ये हो गए, मैंने आज आप लोगों को 22 क्वेश्चंस भी करवाए, पूरा प्रोनाउन कंप्लीट करवाया विदाउट लीविंग एनी कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड गाइस? आई कंप्लीटेड प्रोनाउन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर्स। हालांकि फर्स्ट पार्ट में जो माइक की आवाज़ थी बच्चों वो थोड़ी सी ख़राब थी, माइक मेरा पानी में गिर गया था, तो उसके लिए आप अगर असुविधा आपको होगी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, है ना। बट आगे से मैं बहुत ध्यान रखूँगा इन चीज़ों का कि जो आप आवाज़ है वो क्लियर और प्रॉपर आए। अंडरस्टूड गाइस? तो आगे आप लोग ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए, 100% दे दीजिए और रिजल्ट दीजिए, फिर हमसे मिलिए कभी सामने से ही। अभी तो मैंने आप लोगों के सामने कोई भी वीडियोज़ नहीं डाला अपना, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।